हरिओम तत्सत। आज जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखें वह वीडियो देखना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम सूर्य से चर्चा करते हैं। सूर्य इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और ये एकादश भाव में बैठे हुए नीच राशि में विराजमान है, परंतु सूर्य 27 अंश के हैं, इसलिए इन्हें नीच नहीं माना जाएगा। अर्थात यह नीच राशि में विराजमान तो हैं परंतु नीच नहीं माना जाएगा। परंतु सूर्य पर केतु की दृष्टि है, तो सूर्य यहाँ विराजमान होंगे तो भाग्य की उन्नति होगी, आमदनी अच्छी होगी। और यहाँ से सूर्य पंचम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, भाग्यशाली संतान प्राप्त होगा। परंतु यहाँ सूर्य 27 अंश के हैं, बिल्कुल अंश बल में कमजोर हैं, इसलिए यहाँ पे सूर्य को प्रबल करना आवश्यक है और केतु से संबंधित दान करना आवश्यक है ताकि सूर्य का श्रेष्ठ फल प्राप्त हो, जिससे कि आमदनी अच्छा हो, भाग्य की उन्नति भी हो और विद्या बुद्धि संतान में भी सफलता प्राप्त हो। उसके बाद चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में आयु के स्वामी हैं और ये पंचम भाव में विराजमान है और चंद्रमा पर राहु की दृष्टि भी है। यहाँ से चंद्रमा 5वें 7वें 9वें भाव में भी दृष्टि डालते हैं। इस प्रकार चंद्रमा पंचम भाव में पीड़ित है। सूर्य और चंद्रमा को अष्टमीश का दोष नहीं लगता है, इनको अकारक नहीं माना जाता है। अब आयु भाव के स्वामी पंचम भाव में जाके राहु से पीड़ित हो गए तो क्या होगा, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में परेशानी होगी, स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होगी, मानसिक परेशानी बनी रहेगी। चंद्रमा यहाँ से दृष्टि डाल के आमदनी का भी अच्छा योग बना रहे हैं, परंतु जब हम चंद्रमा को ठीक करेंगे तभी होगा। तो यहाँ पे चंद्रमा का मंत्र जाप करें, प्रबल करें, इसका रत्न भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा किसी भी कीमत पर कमजोर और पीड़ित नहीं होना चाहिए, चाहे वो कारक हो चाहे अकारक हो, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा होता भी है। तो चंद्रमा को यदि हम प्रबल करेंगे और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करेंगे तो हमें विद्या बुद्धि संतान में भी परेशानी नहीं होगी, स्वास्थ्य आयु में भी सफलता प्राप्त होगी, मानसिक परेशानी भी नहीं होगी और आमदनी भी होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। उसके बाद मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में पंचम भाव एवं द्वादश भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव सबसे कारक भाव होते हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं मंगल, और द्वादश भाव को अकारक माना जाता है। मंगल यहाँ लग्न में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में उन्नति होती है, खर्च भी ज़्यादा होता है। मंगल यहाँ से चौथे दृष्टि पर डालते हैं दृष्टि तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, परंतु सप्तम भाव में दृष्टि डालते हैं तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, परंतु कुछ मतभेद भी होता है क्योंकि यह मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है। मंगल यहाँ से अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे अपने नीच राशि में, तो नीच राशि में विराजमान होते हैं तो समस्या होती है, नीच राशि में दृष्टि डालने से परेशानी नहीं होती है और यहाँ पे स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि होगी। परंतु यहाँ समस्या क्या है, मंगल पर राहु की दृष्टि है, देखिए, और मंगल शनि को देख रहे हैं। हमने सिर्फ मंगल का फलादेश बताया था, अब देखिए अब इसका फलादेश बदल जाएगा। अब लग्न में मंगल पर राहु की दृष्टि हो गई और मंगल है विद्या बुद्धि संतान के स्वामी हैं, तो क्या होगा, विद्या बुद्धि संतान स्वास्थ्य जीवन की उन्नति इन सभी चीज़ों में परेशानी होगी, स्वभाव उग्र हो जाएगा, शरीर पर चोट वगैरह इत्यादि भी लगने की संभावना हो जाएगी। और मंगल यहाँ से शनि पे आप दृष्टि डाल दिए तो शनि धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं, छोटे भाई के स्वामी हैं, तो शनि पर जब मंगल दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी होगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सिर्फ अकेले मंगल का फलादेश अलग था, लेकिन मंगल पर किस ग्रह की दृष्टि है और मंगल किसको देख रहे हैं उस प्रकार देखा जाए तो फलादेश में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ हमें मंगल को हम ज़्यादा प्रबल भी नहीं कर सकते क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि पर दृष्टि डालेंगे तो माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ मंगल का मंत्र जाप कर सकते हैं, तांबे का कड़ा धारण कर सकते हैं और भी जो उपाय बताए गए हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह इत्यादि वह कर सकते हैं। और आपको राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना पड़ेगा और मंगल का भी सामान्य उपाय करना पड़ेगा। देखिए मंगल का मंत्र जाप भी करना पड़ेगा क्योंकि हमें मंगल को बल देना है, लेकिन रत्न पहनाएंगे तो ज़्यादा बली हो जाएंगे तो शनि को पीड़ित करेंगे तो परेशानी होगी, तो इसलिए उसको उस लिमिट में उसको बल देंगे और उपाय भी करेंगे ताकि मांगलिक दोष का जो प्रभाव है वह भी ना रहे और वैवाहिक जीवन में परेशानी ना हो। तो कई बार किसी ग्रह का प्रबल भी करना पड़ता है और उपाय भी करना पड़ता है, जबकि ज्योतिष का नियम है कि
किसी भी ग्रह को प्रबल करते हैं और किसी को दान एवं उपाय करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी परिस्थिति हो गई कि हमें मंत्र जाप भी करना पड़ेगा, कुछ प्रबल भी करना पड़ेगा और उपाय भी करना पड़ेगा ताकि जीवन में संतुलन बना रहे। उसके बाद बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध इस कुंडली में पत्नी, वैवाहिक जीवन, पिता, राज्य, रोजगार के स्वामी हैं और ये बैठ गए कहाँ? द्वादश भाव में। 14 अंश के हैं, मजबूत हैं, परंतु द्वादश भाव में। तो ऐसे व्यक्ति की वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी होती है, लेकिन विवाह बहुत दूर होता है, मतलब अपने जन्म स्थान से दूर विवाह होता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं के रोजगार करेंगे तो उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को नौकरी ही करना चाहिए और जन्म स्थान से दूर जाकर नौकरी करना चाहिए। यदि विदेश में भी जाने का मौका मिलता है तो वहाँ भी जाकर आपको नौकरी करना चाहिए, तब आपकी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। स्वयं का बिजनेस ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए, उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होगी। उसके बाद गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। तो गुरु लग्नेश है, लग्नेश होकर द्वितीय भाव में विराजमान है और यहाँ पे नीच राशि में विराजमान है। लेकिन यदि गुरु 5 अंश से ऊपर हो जाते हैं तो वह नीच राशि में नहीं माने जाते हैं। और गुरु जिस भाव में नीच राशि में विराजमान है, इसके स्वामी भी केंद्र में विराजमान है, तो इस प्रकार भी नीच भंग हो गया। तो अर्थात यहाँ पे गुरु को नीच नहीं माना जाएगा। और गुरु यहाँ पे विराजमान होकर शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन में उन्नति होगा, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होगा। यहाँ से षष्ठ भाव पे दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहेगा। यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होगी, जो चंद्रमा के कारण कमी का योग बना रहा था, तो गुरु यहाँ दृष्टि डालकर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। स्वास्थ्य एवं आयु में सफलता प्राप्त होगी, ज्ञान विज्ञान में भी वृद्धि होगी, गुप्त रहस्य भी प्राप्त होगा। और यहाँ से गुरु 10वें भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो पिता, राज, रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा। तो गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं कर रहे हैं। तो हमें गुरु को प्रबल करना है, क्योंकि लग्नेश भी है और 20 अंश के हैं, बहुत ज़्यादा कमजोर नहीं है, परंतु इनको जितना प्रबल करेंगे उतना श्रेष्ठ लाभ हमें प्राप्त होगा। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। शुक्र जो है इस कुंडली में षष्ठ, रोग के स्वामी है और शत्रु के स्वामी है और आमदनी के भी स्वामी है और गुरु के घर में विराजमान है। 14 अंश के है, बिल्कुल मजबूत है। तो यहाँ पे शुक्र विराजमान होंगे तो आमदनी का योग तो बहुत अच्छा बनेगा, परंतु स्वास्थ्य में कुछ परेशानी भी होगी। यहाँ से जब दृष्टि डालेंगे 7वें भाव में तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, उनके पत्नी के माध्यम से भी आमदनी के योग होंगे। परंतु यहाँ कुछ और भी बात है, क्योंकि राहु की दृष्टि जब यहाँ पे पड़ रही है तो मंगल पर भी और शुक्र पर भी पड़ रही है, इसलिए इसके वजह से कुछ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी हो सकती है, जो कि आपकी कुंडली में बताया गया है, उस पर ध्यान दें। तो इसलिए वहाँ जो उपाय बताया गया वह उपाय भी आपको करना जरूरी है। हालांकि सूर्य 14 अंश के ठीक है, लेकिन राहु की दृष्टि भी है, मंगल के साथ भी और शनि की भी दृष्टि यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ विशेष शनि और राहु का तो उपाय तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन शुक्र के लिए भी कुछ उपाय करेंगे जिससे उससे संबंधित किसी प्रकार की बीमारी होने का योग ना बने। उसके बाद शनि के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो शनि धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं, पराक्रम के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो शनि बहुत बलवान है, क्योंकि 21 अंश होकर वक्री हैं, तो शनि यहाँ पर कोई परेशानी नहीं करते, परंतु शनि पर मंगल की दृष्टि हो गई चतुर्थ भाव में। तो यहाँ क्या होगा? जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, माता, धन, कुटुंब सभी के क्षेत्र में परेशानी होगी। शनि यहाँ से षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पे प्रबल प्रभाव रहेगा, उस पर विजय प्राप्त होगी, परंतु हो सकता है पथरी वगैरह से संबंधित बीमारी हो सके, तो आपको ध्यान देना चाहिए। और शनि यहाँ से 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो अच्छा फल देंगे, पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान तथा सफलता प्राप्त होगी। लेकिन शनि यहाँ से 10वें भाव में मंगल पर दृष्टि डालेंगे, यह स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति के लिए ठीक नहीं है। तो इस प्रकार आपने देखा कि शनि लाभ भी दे रहे हैं, परेशानी भी कर रहे हैं। और शनि बिल्कुल मजबूत है, तो शनि का रत्न तो बिल्कुल भी नहीं धारण करना है, न इनको प्रबल करना है। इनसे संबंधित दान उपाय वगैरह जो आपको बताए गए हैं कुंडली में, वह करना है। राहु के विषय में चर्चा करते हैं। तो राहु यहाँ सूर्य के घर में विराजमान है, तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होगी। यहाँ से मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं तो स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ से फिर तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति पराक्रमी होंगे, मेहनती होंगे, लेकिन भाई बहन से मतभेद भी होगा। और यहाँ चंद्रमा पे भी राहु दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ स्वास्थ्य, आयु, विद्या, बुद्धि, संतान, इन सभी क्षेत्रों में परेशानी होगी। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, इसको प्रबल नहीं करना है। केतु यहाँ पर विराजमान है तो वही पराक्रम में तो वृद्धि होगी, लेकिन भाई बहन के सुख में परेशानी होगी। 7वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में परेशानी होगी।
9वां भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ से सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में। यदि सूर्य नहीं होते तो यहाँ आमदनी का अच्छा योग बनता, लेकिन सूर्य पर केतु दृष्टि डाल रहे हैं तो आमदनी में परेशानी भी होगी, कभी अचानक लाभ प्राप्त होगा तो अचानक नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए राहु केतु से और शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। और आपकी कुंडली में विस्तार से लेख लिखा गया है, आप उसको पढ़ें समझें। यहाँ मैं आपको मार्किंग करके एक बार समझाना चाह रहा था। हरिओम तत्सत।